afternoon, everyone. On behalf of Trust FinTech Limited, I welcome you all to today's webinar on digital reconciliation software. For today's session, we are glad to have Mr. Sanjay Yugaonkar with us. He is the project manager, digital reconciliation at Trust FinTech Limited. Sanjay sir has over 30 years of experience in software development, implementation, and project management in the banking sector. He will be guiding us through today's session. So the main agenda of our webinar today is basically ATM reconciliation, in which we are going to target the demonstration of ATM, IMPS, UPI reconciliation, and say using the files we are getting from NPCI and Switch. I think you are all doing this activity, and you want to know that what different actually we have. अगर मैं हिंदी में बात करूं तो चलेगा या इंग्लिश चलेगा? अगर आप सब लोग अगर कुछ बताएं। हिंदी में बात करो सर। हिंदी विल बी प्रेफरेबल। ओके, सो आई एक्सपेक्ट, मुझे लगता है कि जैसे हम लोग अभी ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं तो कुछ चीजें हम लोगों ने, जैसे जो भी जितनी बैंक्स हमारे पास में वहां हमने इम्प्लीमेंट करी है, मैं ये चाहता हूं कि आप जैसे अभी ये एप्लीकेशन वॉक थ्रू करने वाले हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ में शेयर करें, ताकि हमको ये पता चल सके कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं या आप लोग जो कुछ भी अभी कर रहे हैं एटीएम रिकंसिलेशन के लिए, उसमें कुछ गैप्स है क्या, आपके कुछ मतलब प्रैक्टिकल इश्यूज है अभी इस वक्त जो आप चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन से आपको पता चल सके, या हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो इम्प्रोवाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ बात करूँ तो हमारा ये जो एप्लीकेशन है, ये जितने भी स्विचेस अभी इस वक्त इंडिया में है उन सब स्विच के लिए सपोर्ट करता है। जैसे नोवन स्विचेस अगर हम बात करेंगे तो सर्वत्र है, फिनाकस है, मैक्सिमस है, उसके बाद में इंफ्रासॉफ्ट है, या जितने भी स्विचेस, मतलब हम लोग अभी यूरोनेट है। तो ये हमारा लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ आने के बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखाई देता है और मेनूज दिखते हैं। जैसे अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि ये ओवरऑल रिकंसिलेशन का स्टेटस यहाँ पे आपको ये 10/10/2025 का दिखाई दे रहा है मेरे एक बैंक के लिए, जो मैंने ट्रायल के लिए आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ शो किया है। आप इसमें देख पाएंगे कि मॉड्यूल जो है यहाँ दिख रहा है, एटीएम है, उसके बाद में आईएमपीएस है और यूपीआई है सबसे लास्ट में। उसके बाद में यहाँ पर हमारी जो एंटिटीज होती है, एक्वायरर है, इशुअर है, वो दोनों आपको और ऑनर्स मिलेगी। इसमें आरजीसीएस नहीं लिया है, वो सेपरेटली मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में जैसे हम लोगों को एनपीसीआई से जो भी फाइल्स मिलती है, चाहे वो सीएसवी रहे या एक्सेल्स रहे, वो सारी की सारी जो फाइल्स मिलती है वो हमारी साइकिल वाइज रहते हैं, क्योंकि हमारे ट्रांजेक्शन्स जो हम टैली करते हैं वो साइकिल वाइज ही टैली करते हैं। इवन हमको बैंक स्टेटमेंट जो मिलता है, जैसे आपका जो भी बैंक में आईडीबीआई में या एचडीएफसी में या जो भी बैंक में आपका अकाउंट होगा सेटलमेंट अकाउंट के लिए, उसमें भी आपको जो स्टेटमेंट मिलता है बैंक से वो साइकिल वाइज ही मिलता है। यहाँ तक जैसे यहाँ पे भी इसीलिए हम लोगों ने ये जो डैशबोर्ड बनाया है, ये आपको जैसे दिखता है कि मॉड्यूल एटीएम है, एक्वायरर है, सॉरी बोलिए, हेलो, कुछ कहना चाहेंगे? मैं कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू कीजिए सर। जी, तो जैसे हमारा मॉड्यूल एटीएम है, हमारा जो एंटिटी है वो एक्वायरर है, साइकिल 1 है। इसमें टोटल जो है हमारे को जो फाइल में काउंट मिला था वो 463 मिला था। अगर आपको देखना है वो 463 क्या है, तो आप यहाँ डबल क्लिक अगर करोगे तो आपको हमने जो फ्लैग फाइल एनपीसीआई से एक्वायरर की आई थी वो लोड की है। इसमें आपको सारी डिटेल, मतलब पूरी एंट्रीज इसमें मिल जाएगी। टोटल 463 एंट्रीज इसमें मिलती है। इसमें आपको पूरी डिटेल्स में जैसे जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया उसके हिसाब से हमको यहाँ पता चल जाता है कि सीबीएस में काउंट है या नहीं है, एनपीसीआई में है या नहीं है, स्विच में है या नहीं है, एटीएम का मतलब हमारे सीबीएस का रिस्पॉन्स क्या है, एनपीसीआई का रिस्पॉन्स क्या है, स्विच का रिस्पॉन्स क्या है, अमाउंट किसमें क्या थी, डेबिट हुई थी, क्रेडिट हुई थी, उसके बाद में सक्सेस हुआ, फेल हुआ, ये जो है ये आप यहाँ पर पूरा डिटेल में देख सकते हैं। फिर अगर आपको देखना है सिर्फ सक्सेस वाली एंट्रीज क्या है, तो आप डबल क्लिक अगर करते तो आपको सारी सक्सेस वाली एंट्रीज मिल जाएगी, या आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में।
उसके बाद में अगर आप देखना चाहते हैं कि फेल वाली एंट्रीज कितनी है, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो मिल जाएंगी। तो ये जो पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन जो है, ये वो पोर्शन है जिसमें हम लोगों ने एनपीसीआई की जो हमारी ट्रांजेक्शन फाइल्स आई थी, जैसे एक्वायरर की, इशूअर की, या आरजीसीएस की फाइल, जो कि फॉर्मेट आपको पता है, आपके पास में ये सारे फॉर्मेट्स मतलब आप लोग यूज करते ही होंगे। जैसे एटीएम में आने के बाद में यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको ये एक्वायरर की फाइल यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये वाली एक्वायरर की फाइल्स है, ये हमने यहाँ यूज किए हैं। उसके बाद में ये हमारे एटीएम ईजे पूल की फाइल्स है जो हमने लोड की हुई है। ये हमारी इश्यूअर की फाइल्स है जो हमको एनपीसीआई से मिले, वो हमने लोड की है। ये हमारी सेटलमेंट फाइल्स है जो हमने लोड की है। तो ये जो भी हमने फाइल्स लोड की, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि ये पोर्शन जो है, मतलब हमने जो एनपीसीआई से फाइल अपलोड करने के बाद हमारा सीबीएस का डेटा जो हमने इंपोर्ट किया रिकंसिलेशन के लिए, उसके बाद में ये सीन बना। अब ये जो कुछ भी अमाउंट दिख रही है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि 1870100 मेरा सक्सेस अमाउंट है। बट मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरा सक्सेस अमाउंट सही है या गलत है? तो उसके लिए फिर हमने क्या किए कि एनपीसीआई की जो सेटलमेंट फाइल है उसको हमने लोड किया। मतलब एनपीसीआई के सेटलमेंट फाइल में बहुत सारी चीजें हैं, पर यहाँ पे हमने सिर्फ सक्सेस का काउंट लाया और उसका अमाउंट लाया। तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 392 हमारे भी सक्सेस मार्क हुए हैं, और एनपीसीआई का बोलता है कि उसके पास में भी 392 जो है 10 तारीख में साइकिल 1 में सक्सेस थे। तो जब हम अमाउंट देखते हैं तो मेरा अमाउंट और उनका अमाउंट जो है मैच है, और दोनों में डिफरेंस 0 है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा एटीएम, आईएमपीएस और यूपीआई का जो एब्स्ट्रैक्ट है इस डैशबोर्ड पे यहाँ दिखाया है, जो आप लॉगिन करते से आपको दिखता है। सेकंड चीज जो नीचे के ग्रिड में आपको दिखती है, वो एंट्रीज जो अभी डिस्प्यूट में है। यानी ये नीचे के ग्रिड में जैसे अभी एक ही एंट्री मुझे दिख रही है जिसमें आईएमपीएस इश्यूअर की एंट्री है, मेरी 2/10/2025 की एंट्री है, साइकिल 10 की है, और इसका डिस्प्यूट काउंट जो है 1 है और 40 रुपए का डिफरेंस है। मतलब मेरी जो ये 2 तारीख की जो साइकिल है 10 नंबर की, उसमें 40 रुपए का डिफरेंस है। तो इस तरह से एक बेसिक लेवल पे रिकंसिलेशन होने के बाद में ये डैशबोर्ड में आपको ये यहाँ सारी चीजें दिखती है। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें हैं। एडमिन मेनू है, उसके बाद में इंपोर्ट डेटा है। ये इंपोर्ट डेटा हम लोग जैसे अभी आप हो सकता है कि आपका मतलब सीबीएस का जो डेटा है वो अलग जगह रहता है, और बाद में रिकंसिलेशन के लिए आपको जैसे एटीएम किट है, यानी जो भी आपके पोर्ट पे डेटा हिट हुआ उसका जो भी मतलब एटीएम, आईएमपीएस और यूपीआई के वक्त जो भी डेटा आपके पोर्ट पे हिट हुआ एप्लीकेशन में, वो स्टोर हुआ है, लॉग जनरेट हुआ है। उस लॉग को हम लोग सीबीएस से यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। आप एटीएम, आईएमपीएस और यूपीआई का डेटा कोई भी डेट रेंज में इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो कितने कौन से डेट में मेरे एटीएम मैसेज लॉग से कितना काउंट आया, उसमें वैलिड आरआरएन कितने थे और डिफरेंस कितना था, ये यहाँ मुझे दिखाई देता है। उसके बाद में मुझे लेजर भी लगता है, क्योंकि जब मैं रिकंसिलेशन करता हूँ तो मुझे ये भी देखना है कि एनपीसीआई में काउंट है, स्विच में काउंट है, ईजे पुल में भी रिकॉर्ड है, तो क्या वो मेरे एटीएम मैसेज लॉग में है, क्या मेरे लेजर में एंट्री गई है। तो उसके लिए मुझे ये सब डेटा पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा है। मैंने इंपोर्ट डेटा बोलने के बाद में उसने हमने जो डेटा इंपोर्ट किया रियल टाइम में, यानी इंपोर्ट करने को हमको इतना ही समय लगा जितना हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब हम लोग किसी भी सीबीएस के साथ में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको एटीएम मैसेज लॉग लगेगा जो आपके एग्जिस्टिंग सीबीएस में यूज हो रहा है वो। उसके बाद में आपका लेजर का भी डेटा लगेगा, क्योंकि लेजर में बहुत सारी एंट्रीज रहती है। हमारे यहाँ जैसे हम लोग सेग्रीगेट करते हैं कि हमारे लेजर में आज सपोज 2 लाख ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो उसमें से एटीएम के ट्रांजेक्शन कितने हैं, यूपीआई के कितने हैं, और आईएमपीएस के कितने हैं, हम लोग ये सेग्रीगेट कर पाते हैं। तो इसी हिसाब से जब हम इसको कहीं भी अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग सीबीएस में ये जो डेटा हमको रिकंसिलेशन के लिए लगने वाला है लेजर का, वो किस तरह से हम लोग ले पाएंगे। यहाँ एटीएम मैसेज लॉग से हम लोग खाली आरआरएन उठाते हैं, उसका सक्सेस फ्लैग उठाते हैं, उसकी अमाउंट उठाते हैं। उसके बाद में इतनी चीजें वहां से वो लेकर के आता है एक्वायरर, इशूअर, ऑनर सबके लिए।
तो ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास में, जहां से हम लोग डेटा इंपोर्ट करते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग फाइल अपलोड में। तो फाइल अपलोड करने के हमारे पास में दो ऑप्शंस अवेलेबल है। या तो आप एंटिटी वाइज फाइल अपलोड करो, जैसे हमने एटीएम चूज किया, तो यहाँ पे मेरे पास में फिर से अलग अलग एंटिटीज अवेलेबल है। ये फर्स्ट जो है वो है आपका आरजीसीएस का फॉर्मेट। ये जो सेकंड है ये जो है आपका डेली सेटल, मतलब ये आरजीसीएस का फॉर्मेट, ये डेली सेटलमेंट फाइल है। ये ईजे पूल है, ये एक्वायरर है, इशूअर है। फिर ये आरजीसीएस की फाइल्स है जिसमें ट्रांजेक्शन हमको मिले हैं। उसके बाद में ये टाइम आउट वाला पोर्शन है, जो हम लोगों को एनपीसीआई के बेसिक फाइल में तो ये बताया गया कि वो मतलब जो एनपीसीआई से जो फाइल रिसीव हुई थी, ये वाली फाइल जो रिसीव हुई थी हमारे पास में, उसमें उसका सक्सेस स्टेटस जो था वो फेल था, बराबर है। पर बाद में उन्होंने जो टाइम आउट वाली फाइल हमको दी, तो टाइम आउट में उन्होंने हमको बताया कि ये ट्रांजेक्शन को आगे क्रेडिट हो गया है और हमको भी उसको यहाँ पे सक्सेस लेकर के हमारे यहाँ डेबिट करना है। तो ये टाइम आउट वाली फाइल हम बाद में जो फेल्ड ट्रांजेक्शन्स मार्क हुए हैं या डिस्प्यूट में जो भी होंगे, उनको सक्सेस मार्क करने के लिए हम लोग ये टाइम आउट की फाइल यूज करते हैं। नीचे आने के बाद में हमको जो भी हमने स्विच सिलेक्ट किया है, जैसे भी मेरा फिलहाल में स्विच जो है सर्वत्र चूज है, तो यहाँ पे सर्वत्र अक्वायरर, सर्वत्र इश्यूअर, सर्वत्र ऑनर्स की 3 फाइल्स के जो ऑप्शन है मेरे पास में अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं फिर डेट, यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे आप सबको पता है कि ट्रांजेक्शन फाइल में भी डेट आती है और फाइल डेट में भी फाइल का नाम आता है। मतलब जैसे हम लोग अगर यहाँ पे एक्वायरर देखेंगे एसीक्यू, तो एक्वायरर के फाइल में भी नाम होता है, बराबर है। पर इसमें एक चीज है कि जैसे हमको पता है कि एनपीसीआई 11:30 बजे के बाद के जो ट्रांजेक्शन है वो नेक्स्ट डे के फाइल में देते हैं, या जो 11:30 बजे के बाद में एटीएम ट्रांजेक्शन हुए हैं वो आईए फाइल में है, बट उसकी ट्रांजेक्शन डेट जो है नेक्स्ट डे की गिरी हुई है। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि ऐसी कुछ केसेस हमको आइडेंटिफाई हुई या होती है हमेशा, जिसमें डेट जो है ट्रांजेक्शन की, जैसे यहाँ दिख रही है 10 तारीख है, लेकिन वो एंट्री 9 तारीख की है जो 10 में आई है। और एनपीसीआई की जो सेटलमेंट फाइल आती है उसमें वो 10 तारीख में एंट्री होती है, और हमने जब डेटा अपलोड किया तो वो 9 तारीख में अपलोड हुआ, तो हमको मिसमैच दिखाई देता है। तो हमारे पास में ये ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊं तो इश्योर में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमको ये ऐसी एंट्रीज मिली थी जिसमें फाइल डेट तो 3 तारीख थी, लेकिन फाइल के अंदर में जो रिकॉर्ड आया था वो 2 तारीख का था। इसलिए हमको उसको 3 में शिफ्ट करना पड़ा, ताकि 3 तारीख का जो एनपीसीआई के साथ में सेटलमेंट फाइल के साथ में हमारा रिकंसिलिएशन मैच हो जाए। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल इश्यूज है वो भी हमने इसको ओवरकम करने की कोशिश की है। जैसे अभी हम लोग यहाँ फाइल अपलोड में आते हैं, तो यहाँ पर ये जैसे मैंने भी बताया अलग अलग एंटिटीज है जो हम अपलोड करते हैं। यहाँ पे मैंने जो अभी पूरी फाइल्स अपलोड की है, अगर एंटिटी समरी में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा कि मैंने ईजे पूल के टोटल इतने काउंट लोड किए, एक्वायरर के इतने लोड किए, एनपीसीआई के इतने लोड किए, आरजीसीएस में कुछ नहीं किया है, सर्वत्र और इश्यूअर और ऑनर्स के इतने ट्रांजेक्शन लोड किए हैं मैंने। तो इस तरह से मुझे इसका एब्स्ट्रैक्ट यहाँ दिखाई देता है, जिस पर से मुझे ये पता चल जाता है कि एक्चुअली, मतलब मैं अगर टोटल निकालूं कि मेरे पास में ये जितना सर्वत्र और सर्वत्र के में जितने काउंट है उतना काउंट ये इधर भी है, मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरा अपलोड जो है वो सही हुआ है। तो यहाँ से एक आइडिया आ जाता है हमको कि, और उसके बाद में इसके अलावा भी यहाँ पर बाकी चीजें दिखाई है। जीरो अमाउंट वाले आरआरएन मतलब कितने हैं, जिनके आरआरएन गलत है वो कितने हैं, बहुत सारी जैसे हमने एक और प्रैक्टिकल इश्यूज देखे कि ईजे पोल में जो डेटा आता है उसमें इनवैलिड डेट्स आती है, मतलब डेट सही नहीं आती है ईजे पोल में। जैसे मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो रिकॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमने करेक्शन की भी फैसिलिटी दी हुई है कि बहुत बार क्या होता है। एक सेकंड में आपको 1 तारीख से जनरेट करके ये दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे अभी आप देख पाएंगे कि देखो यहाँ पर ये 4 आरआरएन जो है इसमें डेट गलत है। अगर आप देखोगे तो ईजे पुल के फाइल में ये डेट आई है 101/10/2025, जबकि वो होनी चाहिए थी 1/10/2025। तो अब यहाँ इश्यू ये है कि हमको जो फाइल मिली है वो फ्लैट फाइल है, तो ये फाइल में से ये 4 रिकॉर्ड तो अपलोड होंगे नहीं, इनको पहले करेक्ट करना पड़ेगा।
या तो आप फाइल में करेक्ट करो, पर वो कॉमा वो जो है वो प्लेन फाइल है, सीएसवी भी नहीं रहती है। ये इजेपुल की जो फाइल है वो मतलब रो वाइज रहती है, कॉमा सेपरेटेड या फ्लैट फाइल भी नहीं रहती है, तो वहां आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। बट अगर इसमें एंट्रीज ज्यादा है, सपोज 25-30 एंट्रीज है, तो आपको ढूंढ ढूंढ कर हर आरएनएन की डेट चेंज करनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पे आप अगर एक साथ अगर यहाँ से डेट चूज कर लेते और अपडेट बोलते तो ऑटोमेटिकली ये करेक्ट हो जाएगी, और हमको जो मैन्युअली इंटरवेंशन करना है उससे हम बच जाएंगे। तो ये फैसिलिटी यहाँ हमारे पास में अवेलेबल है। जैसे मैं अभी अगर आपको समरी में दिखाऊं, तो देखिए टोटल 8, ये यहाँ पर सॉरी एंटिटी वाइज अगर मैं दिखाऊं तो टोटल 8 आरआरएन में मेरी डेट गलत पड़ी हुई। ये देखिए, ये 2 तारीख का एक वाउचर है जिसमें 102 पड़ी हुई है, और बाकी के जो है ये 7 वाउचर जिसमें 101 पड़ी हुई है। तो इस तरह से मुझे ये पता चल जाता है कि मेरे कितने आरआरएन गलत है, क्योंकि अगर मैं 4 वे रिकंसिलेशन कर रहा हूं और अगर ये एंट्री अगर मेरी पकड़ में नहीं आई सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन में, वैसे ऑल्दो इसका रिस्पॉन्स कोड 12 है, मतलब ये फेल है, पर अगर कोई सक्सेस वाली एंट्री और अगर उस मतलब 0-0 है और अगर डेट गलत पड़ी है, तो वो 4 वे रिकंसिलेशन में एंट्री फेल करके मार्क हो जाएगी, क्योंकि उसको डेट करेक्ट नहीं मिलेगी। तो ये चीज भी यहाँ पर दी है, जो एब्स्ट्रैक्ट मैंने अभी आपको दिखाया इस हिसाब से यहाँ दिखता है। और जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे इश्यूअर में भी अगर मेरी डेट मिसमैच है तो मैं यहाँ से करेक्ट कर सकता हूँ, और वो करेक्ट करने के बाद में ऑटोमेटिकली मेरे रिकंसिलेशन में मैच हो जाती है। तो यहाँ पर यहाँ हाँ, यहाँ पर आप एंटिटी वाइज 1 बाय 1 फाइल अपलोड करते हैं। पूरी फाइल अपलोड होने के बाद में फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। यहाँ पर 2 चीजें हैं, जैसे कि ये वेब एप्लीकेशन है, मतलब हम जो कुछ भी फाइल यहाँ से अपलोड करते हैं वो फाइल पहले हमारे एप्लीकेशन सर्वर पे अपलोड होती है, और वहां से फिर वो हमारे डेटाबेस में सेव होती है, जो हमको यहाँ दिखाई दे रही है। आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये भी अवेलेबल है कि आप बल्क अपलोड में से जब ये ऑप्शन चूज करते हैं और फोल्डर का पाथ दे देते हैं, तो यानी आप पूरी फाइल्स पहले एप्लीकेशन सर्वर पे कॉपी कर लो, जितनी भी फाइल्स होंगी, तो ये क्या करेगा, पूरा के पूरा जितनी भी एंटिटीज है वो एक साथ इम्प्लिसिटली लूप घुमा करके अपलोड कर देगा, डेटाबेस के अंदर में इंसर्ट कर देगा। 1 बाय 1 हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी आप एंटिटी उसी हिसाब से देख सकते हैं जैसे यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? मैं चाहता हूं कि हमारा सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव हो, ताकि मतलब आप लोगों की क्या डिफिकल्टीज है या आप क्या अच्छे से कर रहे हैं, जो हमको इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, ये पता चल जाए। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Please unmute yourself and ask questions if any have. हाँ जो सुन भी रहे सर आवाज। हाँ, जो भी क्वेश्चंस है आपके पूछिए। अभी जो हमने फाइल अपलोड करने की बात देखी, उसके बाद में कैसे हम लोग डेट करेक्ट कर सकते हैं, कैसे काउंट मैच कर सकते हैं, वो समझने की कोशिश की। आप लोग अभी अगर रिकंसिलेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं, उसके ऊपर में फिर आप कैसे रिजोल्यूशन करते हैं, ये अगर बता पाए तो ज्यादा बेटर होगा, ताकि फिर मैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट जो स्टेप है वो बताऊं। हेलो, तुम्ही थांबा 1 मिनिट। हेलो सर। बोलिए ना। हाँ मैं क्या बोल रहा था, जैसे अब रिकंसिलिएशन करते हैं तो जो अपना स्पॉन्सर बैंक है हम्म। उनका जो लास्ट डे का जो बैलेंस रहता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और अपना हाँ या जो पोर्टल का अपन रिकंसिलिएशन करके जो बैलेंस अपने को दिखेगा, वो हाँ, दोनों का बैलेंस मैच करवाना रहा तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, बहुत वो आगे थोड़ा का। बताइए। हाँ, नहीं, मैं वो स्टेप वाइज ही बताने वाला था, आप एकदम जंप कर गए क्योंकि वो लास्ट वाली स्टेज होगी जहां पे आपको सबसे पहली बात, क्या हाँ आपको ये पता चल गया है कि अभी हम स्पॉन्सर, हम भूल जाते हैं भी, स्पॉन्सर बैंक भूल जाते हैं, हमारा सीबीएस भूल जाते हैं। हम सिर्फ इतना याद करते हैं कि जितनी फाइल में हमको रिकॉर्ड्स मिले थे और हमने, सपोज आज की बात कर लेते हैं, 1-10 या 10-10 को जितने मैंने ट्रांजेक्शन्स मेरे स्विच पे हुए, राइट,
हाँ चाहे वो एटीएम रहे, आईएमपीएस, यूपीआई हुए, तीनों या जो भी हुए, मतलब पॉज भी हुए, ई कॉम पॉज भी हुए, क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि मैंने मेरे यहाँ से जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसमें से सक्सेस कितने हुए, फेल कितने हुए, और एनपीसीआई के साथ में वो मैच हो रहे कि नहीं हो रहे? हम्म पहली बात, क्योंकि आप स्पॉन्सर बैंक में अगर जाओगे ना, मतलब आप सीबीएस के साथ में एटीएम रिकंसिलेशन के जो बैलेंस के बाद जो बैलेंस चेक करने की बात कर रहे हैं ना, वो बहुत आगे की स्टेप हो गई, बराबर। अभी हाँ बराबर। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इसी में स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो डेटा, यानी जो हमको ये फ्लैट फाइल्स मिली है, ये वाली फाइल्स मिली है हमको, एक्वायरर, इशूअर, बराबर है। जैसे अभी हाँ आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सेटलमेंट फाइल अगर मैं एक्सेल ओपन करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे ये क्लियरली दिखता है हमको कि कितने डिक्लाइन हुए, कितने सक्सेस हुए, कितने टैक्सेस लगे, कितनी फीस लगी, और मेरा फाइनल सेटलमेंट अमाउंट क्या बना, बराबर है। क्योंकि हम्म जैसे ये फाइनल सेटलमेंट अमाउंट, किसी फाइल में फाइनल सेटलमेंट अमाउंट आता है अगर बाद में उसके कोई एंट्रीज है तो सेटलमेंट अमाउंट के बाद में, बराबर है। अगर नहीं है तो ये आता नहीं, यहीं तक का पोर्शन दिखता है। अब दिक्कत क्या है कि ये जो फाइनल सेटलमेंट फाइल बनी है मेरी, क्या अगर मैं इसको जब तक इंपोर्ट नहीं करूंगा तो मुझे पहले तो ये नहीं पता चलेगा। जैसे यहां मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जैसे मेरी 1.10 की फाइल है, बराबर है। तो ये जो फाइल ओपन हुई इसमें दिख रहा है एक्वायरर में कितना है, 720300, बराबर है। अब हम्म अगर ये 1 तारीख की फाइल है, मैं यहां पर 1 तारीख चूज करता हूं, ठीक है। अब आप ये देखिए, क्या मेरा एक्वायरर का 720300 और एनपीसीआई का जो 700 और 178 मैच हो रहा है? मैच हो रहा मैच हो रहा है, क्योंकि आप अगर देखोगे, ये देखो लास्ट वाले दो जो कॉलम है, सेटलमेंट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस और अमाउंट डिफरेंस, इसमें अगर मैं सिर्फ ऑनर्स छोड़ दूं तो मेरा पूरा टैली है, बराबर है। यूपीआई भी टैली है, आईएमपीएस भी टैली है, और एटीएम भी टैली है। इसका मतलब क्या कि मुझे सबसे पहले रिकंसिलेशन में क्या देखना है कि क्या मेरे आज जो भी स्विच के थ्रू ट्रांजेक्शन हुए हैं मेरे एटीएम के, उसका सम और काउंट एनपीसीआई ने जो सेटलमेंट फाइल्स दी उसके साथ मैच हो रही या नहीं हो रही। एक बार ये कहानी पूरी हो गई, मतलब हमारा एक बेसिक लेवल का रिकंसिलेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल है। स्टोरी कहाँ शुरू होती है? सक्सेस के बाद में। कहाँ शुरू होती है स्टोरी? सक्सेस के बाद में, जब आपकी डिस्प्यूट वाली एंट्रीज भी हमको पता चल जाती है। मुझे यहाँ एक एंट्री दिख रही है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आ जाता हूँ मेरे डिस्प्यूट्स में, और मेरा ये डिस्प्यूट आईएमपीएस में है, तो मैं यहाँ से आईएमपीएस चूज करके आपको दिखाता हूँ। देखो, मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पे। अब ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, इसमें पूरा मिक्सचर है एनपीसीआई, स्विच, सीबीएस का और ट्रांजेक्शन का। यानी ये वाला ऊपर वाला पोर्शन जो है ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट है रिकंसिलेशन के बाद का। ये जो है एनपीसीआई की, आईएमपीएस की इशूअर की फाइल है जो मैंने लोड की। उसमें दिया है कि ये 2 तारीख का ट्रांजेक्शन है, और उसमें रिस्पॉन्स कोड क्या आया था? सक्सेस आया था। लेकिन स्विच बोलता है कि वो सक्सेस नहीं है, 1891 मतलब फेल है। और मेरे यहाँ भी सीबीएस में एंट्री क्या करके गई, वो फेल करके गई। बट मेरे सीबीएस में ये लेजर में चार चार एंट्रीज, मतलब कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट हो गया, उसके बाद में ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट हो गया, एचडीएफसी को क्रेडिट हो गया, और यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट को ये क्रेडिट हो गया और एचडीएफसी को डेबिट हो गया। मतलब उनको जो भी सेटलमेंट अकाउंट को एंट्री जानी चाहिए थी वो चली गई है, ये यहाँ दिखा रहा है। तो इस केस में मेरे पास में ऑप्शन क्या बच जाता है कि मुझे अभी डिस्प्यूट छोड़ना नहीं है, क्योंकि लेजर में मेरी एंट्रीज ऑलरेडी जा चुकी है। एनपीसीआई भी सक्सेस है, ये डिस्प्यूट में इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर स्विच और हमारे एटीएम मैसेज लॉग में क्या करके गया है, ये फेल करके गया है। तो हमने ये आपके ऊपर में छोड़ दिया, अब आप डिसीजन लीजिए क्या एंट्री को सक्सेस मार्क करना है या फेल मार्क करना है। पर अब हम इसको डिसाइड कैसे करेंगे, तो आपको ये बताएगा सेटलमेंट अमाउंट। यानी अगर आप 10 तारीख का, अगर ये ट्रांजेक्शन देखेंगे, ये 2 तारीख का, एक सेकेंड मैं अभी यहाँ पर 2 तारीख का लोड करता हूँ डैशबोर्ड, और अगर आप देखेंगे तो 2 तारीख में आपको 40 रुपए का डिफरेंस दिखेगा। कौन सी है ये साइकिल, एक मिनट, 10 नंबर की साइकिल है ना, हाँ। ये 40 नंबर में टैली है ये देखिए यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हैं 1046747 और 1046747 दिख रहा है, ये टैली है। मतलब मुझे ये एंट्री जो है ना, ये रिवर्स लेनी पड़ेगी, ये एंट्री मुझे चाहिए नहीं है।
मुझे क्या करनी नहीं है, एंट्री को मेरे सीबीएस में लेना नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ये डिस्प्यूट में मैं आऊंगा, फिर से आईएमपीएस में आऊंगा, और यहाँ आने के बाद में अब मैं जो है इस एंट्री को रिवर्स कर दूंगा और फेल मार्क करूंगा। यानी जैसे मैं इसको अभी पोस्ट रिवर्स डिस्प्यूट करता, पोस्ट रिवर्सल करता हूं, तो ऑटोमेटिकली ये एंट्री जो है मेरे यहां से चली जाएगी, क्योंकि वो एंट्री जो है वो एक्चुअली मतलब लेजर में एंट्री तो आ गई थी, पर एनपीसीआई ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया है। तो अभी देखिए, अब यहां अगर डैशबोर्ड में देखोगे तो मेरा जो डिफरेंस था वो निकल गया है। अभी दिख रहा है क्या वो, ये नीचे जो मेरा डिस्प्यूट साइकिल्स थी वो चली गई है। इसका मतलब क्या है, वो एंट्री सक्सेस, मैंने फेल मार्क कर दी, और मेरे जो सेटलमेंट अकाउंट में डेबिट गया था उसको क्रेडिट कर दिया, और चारों वाउचर्स को मैंने रिवर्स कर दिया। तो इस तरह से यही से मतलब जब, अब ये जो पार्ट मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि ये जो रिकंसिलेशन है ये मेरे सीबीएस से इंटीग्रेट है। अगर हम किसी, जैसे आपका अगर वेंडर सपोज कोई और है, तो हमको इसकी एक्सेल बना करके या सीएसवी फाइल आपको बना करके देनी पड़ेगी, ताकि आप लोग ये चारों वाउचर जो है आपके सिस्टम में उसको इंपोर्ट करके वो सेटलमेंट के रिवर्सल वाउचर्स छोड़ सके, मतलब डिस्प्यूट के जो वाउचर्स है वो छोड़ सके। तो इस तरह से ये पोर्शन, जैसे अभी मैंने आपको बताया, रिकंसिलेशन वैसे ही होता है जैसे हर जगह होता है। अगर 4 वे रिकंसिलेशन कर रहे हैं, मतलब हमारे पास में एनपीसीआई है, स्विच है, सीबीएस है, उसके बाद में ईजे पुल है, और पांचवा जो है वो लेजर है। तो यहाँ पर रिकंसिलेशन में यही दिया है, आप सीधा सीधा स्कैन ट्रांजेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 4 वे रिकंसिलेशन करेगा। यहाँ पर रिकंसिलेशन के हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हमने अवेलेबल किए मैच टाइप में। आपको सिर्फ आरआरएन वाइज मैच करना है, या डेट वाइज आरआरएन डेट वाइज मैच करना है, या आरआरएन डेट प्लस डे वन। मतलब जैसे अभी देखा कि एनपी से जैसे रात को 11:30 बजे, 12 पौने 12 बजे या 11:55 पे एनपीसीआई ने एक ट्रांजेक्शन भेजा 2 तारीख में, लेकिन वो हमारे यहाँ पे 3 तारीख में आया, क्योंकि उस वक्त जो है नेक्स्ट डे शुरू हो गया था। तो ये कैप्चर करने के लिए कि आरआरएन प्लस डेट वन से वो मैच हो जाए या सेम डेट से मैच हो जाए। उसके बाद में आरआरएन वाइज अमाउंट वाइज भी है, इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस मुझे, जैसे अगर हम मैक्सिमस की बात करें तो मैक्सिमस में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिले, जैसे आरआरएन सेम है, एक्वायरर भी मतलब वो एक्वायरर की एंट्री है सेम डेट में है, तो और सेम टर्मिनल से भी हुई है, लेकिन एक डेबिट और एक क्रेडिट है। मतलब तो मतलब पहले एंट्री हुई फिर रिवर्सल हुई, मतलब हमको 4 बार यानी दो दो आरआरएन को मैच करना है, क्योंकि एक करेंगे और एक छोड़ देंगे तो एनपीसीआई अमाउंट के साथ में वो मैच नहीं होगा। तो हमको क्रेडिट भी लेना है और डेबिट भी लेना है, क्योंकि एनपीसीआई ने 2 वाउचर को सेपरेटली ट्रीट किया है। बहुत बार ये भी होता है कि एक्वायरर में भी वही आरआरएन है, ऑनर्स में भी सेम आरआरएन है, तो सिर्फ हम आरआरएन के बेसिस पे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हमको फिर अमाउंट वाइज भी जाना है, अगर अमाउंट डिफर है, कोई पर्टिकुलर आरआरएन को हमको सेटल करना है तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। इसलिए यहाँ ये ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद में जो ऑटोमेटिक मार्किंग करनी है, कुछ डिस्प्यूट्स है, कुछ रिवर्सल है, तो ये यहाँ से हो जाता है। अब हम आ जाते हैं सबसे मेन पोर्शन, ये डिस्प्यूट वाला। जैसे मैंने बताया कि अभी आपको यहाँ पर कुछ भी डिस्प्यूट नहीं दिखेगा, सिर्फ इसमें एक ही चीज थी कि जो हमको टाइम आउट वाली फाइल मिली है। जैसे कि आप लोग जब भी देख रहे थे कि आईएमपीएस में मेरे पास में ये, एक सेकेंड है, ये एक सेकेंड, कहाँ गई टाइम आउट वाली फाइल? नहीं, इसमें नहीं है, टाइम आउट नहीं है इसमें, नहीं टाइम आउट नहीं है, 1 मिनट। ठीक है ना, उनको पता होगा, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। मिनट, आईएमपीएस बाहर थी शायद वो, हाँ ये वाली। तो जो एनपीसीआई के पोर्टल से हमने ये जो फाइल डाउनलोड की है, मतलब एटीएम, आईएमपीएस और यूपीआई के लिए भी, कि जो हमारे यहाँ पे फेल मार्क हुए थे, बट एनपीसीआई बोल रहा है कि उनको आगे क्रेडिट या डेबिट हो चुका है, तो हमको भी इसका कॉन्ट्रा लेना है हमारे सिस्टम में। बराबर है, क्योंकि ये जो फाइल है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हम सीबीएस को एटीएम रिकंसिलेशन के साथ में कैसे मैच करेंगे, तो उसके लिए ये फाइल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये फाइल इसीलिए हमने ये फॉर्मेट को अपलोड किया है। तो जैसे अभी मैं आपको स्ट्रेट वे दिखाऊंगा यहाँ पर,
सेटलमेंट में आ गया मैं। तो मेरी सबसे पहले सेटलमेंट की पहली स्टेप है, मैं यहाँ करके देखूंगा एटीएम में 1 से 10 तक क्या मेरा एटीएम रिकंसिलेशन टैली है या नहीं है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इसमें रेड कलर है, कुछ इसमें ग्रीन कलर है। तो मैं टोटल ओवरऑल अगर डिफरेंस देखूंगा तो मेरे पास में ये जो डिफरेंस है वो इस वजह से कि एनपीसीआई ने 3 पैसे में राउंड ऑफ करके वो अमाउंट भेजी है हमको, जबकि हमने उसको सिर्फ 2 के राउंडिंग में लिए। इसीलिए अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हर इसमें आपको 1 पैसे 2 पैसे का ही फर्क दिखेगा। ये जैसे यहाँ 8 पैसे दिखाई दे रहे हैं 070801, इस हिसाब से दिखाई दे रहा है। तो पहले स्टेप में अगर मैं ये यहाँ पर आईएमपीएस का देखूं तो आईएमपीएस में मुझे पूरा टैली दिखेगा। ये देखिए आईएमपीएस में ये 40 रुपए का जो वो डिफरेंस था वो है, क्योंकि ये मैंने अपलोड तो कर दिया है। 1 मिनट, फिर से सेव नहीं करने देगा क्योंकि मैंने सेव कर दिया था उसको इसके साथ में, लॉक के साथ में। हाँ, तो यहाँ पर वो 40 रुपए का डिफरेंस वैसे ही रह गया क्योंकि मैंने इसको डिस्प्यूट अभी सेटल किया लॉक करने के बाद में, इसलिए 40 रुपए का आखिरी तक डिफरेंस है। अगर आप यूपीआई देखोगे तो यूपीआई में भी आपको कुछ भी डिफरेंस दिखेगा नहीं, ये पूरा टैली है। मतलब अब यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक्वायरर टोटल, इश्यूअर टोटल, मतलब हमने जो रिकंसिलेशन किया, मतलब हमने जो फाइल अपलोड की उसके बाद में हम हमारे इसमें से निकली हुई अमाउंट है ये जो है, ये अमाउंट सेटलमेंट फाइल से उठाई हुई है। ये सारी की सारी अमाउंट्स भी हमने सेटलमेंट फाइल से उठाई हुई है। उसके अलावा सेटलमेंट फाइल में एडजस्टमेंट डेबिट और एडजस्टमेंट क्रेडिट भी दिया गया था। तो इन 8 फील्ड्स को जब मैं मेरे एक्वायरर माइनस इश्यूअर के साथ में मैच करता हूं तो मेरी अमाउंट और उनकी अमाउंट मैच होती है, यानी मेरा फाइनल रिकॉन अमाउंट और फाइनल सेटलमेंट अमाउंट ये दोनों मैच है और दोनों में डिफरेंस 0 है। इसका मतलब क्या है कि मेरा फर्स्ट लेवल का जो रिकंसिलेशन है, अभी हम सीबीएस को टैली करने की बात ही नहीं कर रहे। सीबीएस को टैली करने का इसके बाद का स्टेप है, सबसे पहले मेरा रिकंसिलेशन पूरा मैच है 1 से 10 तक का एमपीएस और एटीएम और यूपीआई का। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, जैसे अभी मैं 1 ही तारीख का देखता हूं, ये एटीएम का। यहां आने के बाद में मेरे पास में ये मैं क्या करता हूं, सेव कर देता हूं ताकि बाद में ये चेक कर सकूं कि वो जो मेरी टाइम आउट फाइल आई थी उसमें कुछ अगर टाइम आउट के ट्रांजेक्शन्स मिले थे तो उसके बाद कुछ फर्क है क्या। ये पेंडिंग अमाउंट हमने कहाँ डाली है मैं आपको बताता हूँ। और अभी आप जो देखने में इंटरेस्टेड है वो वाला स्क्रीन ये है। सबसे पहले जैसे अभी आप देख रहे हैं ये बैंक क्लोजिंग बैलेंस, मतलब मेरे पास में ये जो एटीएम का स्टेटमेंट आया है आईडीबीआई बैंक का, उसमें मैं 1/10 का क्लोजिंग देखूंगा। तो 1/10 का क्लोजिंग मेरे पास में जो है वो ये बता रहा है कि मेरा क्लोजिंग बैलेंस 1/10 को 25 लाख था, जो आप यहां देख पा रहे हैं 25 लाख। उसके बाद में मेरी जो चारों साइकिल थी एटीएम की, जैसे कि ये दिख रही है आपको नीचे, मतलब पहले साइकिल में एक्वायरर माइनस इश्यूअर, नेट अमाउंट बना, कमीशन, एडजस्टमेंट अमाउंट और फाइनल रिकॉन अमाउंट और सेटलमेंट फाइल का अमाउंट। तो ये मिला करके ये मेरा पूरा टैली है। तो ये चारों साइकिल की जो फाइनल अमाउंट है वो यहाँ पर आ गई है 685819.01, यहाँ पे भी वही है। उसके बाद में 1416773 वो भी यहाँ पर है, 149236 वो भी यहाँ पर है। इस तरह से ये चारों मेरे अमाउंट आ गए यहाँ पे। और ये आरजीसीएस अमाउंट जो आया है, ये आरजीसीएस का अमाउंट मेरा, मैंने जो आरजीसीएस का रिकंसिलेशन किया और फाइल आई मेरे पास में उसके बाद में ये अमाउंट आया है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एनपीसीआई जो है ये इकॉम पॉल में सेटलमेंट फाइल में +1 डे में आपको वो इंपैक्ट देता है। जैसे यहाँ दिख रहा है कि मेरे पास में 2370 का डिफरेंस है। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए मैं आपको 10 तारीख तक दिखाता हूँ। मेरे यहाँ पे एनपीसीआई में के फाइल में 137.15 पैसे उन्होंने बैलेंस दिया है सेटलमेंट अमाउंट, जबकि मेरी अमाउंट इतनी बन रही है। पर नेक्स्ट डे में एनपीसीआई ने ये इतना अमाउंट दिया है जिसमें मेरे ये जो मिसमैच था 2507 का वो उन्होंने कवर किया। मतलब 2507 का जो फर्क है सेटलमेंट फाइल में ऐड होके आ गया है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ 35700 है, ये यहाँ पर मैच है। मतलब मेरा ये जो डिफरेंस है ये स्टार्टिंग में जो है
वो कंटिन्यूअसली उन्होंने +1 डे में मैच करके मुझे दिया है। तो इस तरह से ये जो है आरजीसीएस एटीएम ईकॉम पॉस का ये यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट मिल जाता है पूरा। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं एटीएम रिकंसिलिएशन की समरी, सॉरी 1/10 से 1/10 में, तो वो जो 1 तारीख का ईकॉम पॉस का अमाउंट है वो यहाँ आ गया, बराबर है। उसके बाद में उसके अलावा भी जैसे अभी आपका क्वेश्चन था कि हम सीबीएस के साथ में कैसे मैच करेंगे, तो बेसिकली उसमें कुछ चीजें ऐसी है जो हमने रिकंसिलेशन किया और सीबीएस में भी हमारे ट्रांजैक्शन गिरे, उसके बाद में भी कुछ एंट्रीज पुरानी है। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये आरजीसीएस पेंडिंग के इनके कोई पुराने वाउचर्स थे, जैसे कि ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड में आपको वो वाली फाइल में दिखाता हूँ फिर से। हमारे पास में जो सैंपल फाइल है बैंक की, उसमें एटीएम में वो लोग इस तरह से टैली करते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग किस तरह से टैली करते हैं, क्योंकि मे बी वे ऑफ टैली करने का जो ये है डिफरेंट हो सकता है कि एक बैंक एक तरीके से टैली करती है, दूसरी बैंक दूसरे तरीके से टैली करती है। बट अल्टीमेटली जो है एनपीसीआई जो साइकिल में स्टेटमेंट में बैलेंसेस देते हैं उसी हिसाब से हम कदर करते हैं। तो यहाँ पे चारों साइकिल ली गई है, जबकि आईएमपीएस में फर्स्ट साइकिल और फोर्थ लास्ट साइकिल ही ली गई है, 10 साइकिल। बाद में उसको माइनस करके नीचे अमाउंट बनाए, वो एक्सेल भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से ये देखिए, ये सेटलमेंट के जो वाउचर्स है ये आपके वो फाइल में आए थे, ये वाले एटीएम के। तो उन्होंने ये रुपए के जो वाउचर्स बैंक ने दिए हैं, ये वाउचर्स की उन्होंने यहाँ पर एंट्री करी है सिस्टम में, यहाँ पे मैन्युअल एंट्री की है ये 276। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किया है कि आप ये 276.30 का रुपए पेंडिंग क्रेडिट की एक एंट्री आप यहाँ पर ले लोगे। और जब आप ये एंट्री 1 तारीख में लोगे, जो कि आपको सेटलमेंट अकाउंट से मिली थी, तो आपने यहाँ पर एंट्री कर दी और सीबीएस में भी एंट्री की है, तो ऑटोमेटिकली वो फिगर यहाँ आ गया। उसके बाद में पुराने आरजीसीएस पेंडिंग थे उनके, जो वो लोग कहते हैं कि जैसे 10 दिन तक राह देखते उसके बाद में उसको रिवर्सल ले लेते। तो जैसे अभी ये 24/9 का एक आरजीसीएस और एक 30/9 का आरजीसीएस, ऐसे 1100 रुपए पुराने पेंडिंग है, 1110। तो ये पुराने पेंडिंग हम खींच के भी ला सकते हैं अगर वो वहां पर अभी भी डिस्प्यूट में पड़े हुए हैं। तो अगर वो रिकनसाइल हो चुके हैं तो हम उसको ला नहीं पाएंगे, और अगर ये अभी भी सिस्टम में नहीं आए हैं रिकंसिलेशन में, तो यहाँ पर हमने ये ऑप्शन प्रोवाइड किया है कि आप यहाँ से मैन्युअल एंट्री डाल करके, ये जैसे यहाँ पर 1110 रुपए की आरजीसीएस पेंडिंग की एंट्री छोड़ी है, तो आप एंट्री छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये एंट्री जो है उसने आरजीएसएस से अपने आप उठा करके लेके आ गया, और ये 4 एंट्रीज भी रिकंसिलेशन से अपने आप लाया। ओपनिंग बैलेंस आपको देना है जो भी आपका स्टेटमेंट में, जैसे बैंक के स्टेटमेंट में ओपनिंग क्लोजिंग दिख रहा है 1/10 का, वो आपको यहाँ डालना है। तो ये हमारी बैंक साइड हो गई। और उसके बाद में यहाँ पर सिस्टम ने खुद सीबीएस से क्लोजिंग बैलेंस बना के लाया, उसके बाद में चार्जेस भी खुद ही उठा के लाए, क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ नीचे चार्जेस भी हमको दिख रहे हैं। ये देखिए 24,645 रुपए 93 पैसे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे। और ये जो एंट्री है, मतलब जैसे ट्रांजेक्शन डेट और वैल्यू डेट की हम बात करते हैं कि मेरे ट्रांजेक्शन जो है वो 1 तारीख में गए हैं, और मेरा क्योंकि मुझे एनपीसीआई से 1 तारीख में मिले थे, लेकिन मेरा डे बिगिन 2 का था, तो मेरे इसमें 2 में गए। तो मुझे क्लोजिंग बैलेंस 1 का चाहिए, तो मैंने क्या किया, मेरा जो 1 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से इतनी एंट्रीज माइनस कर दी। तो मेरा जो क्लोजिंग बना वो ये 2 तारीख में जो एंट्रीज गई वो छोड़ करके बना, और वो ये फिगर और ये फिगर फिर मैच हो गया। उसके बाद में उसके अलावा भी जैसे उन्होंने सीबीएस में अगर कोई एंट्री फंडिंग की हुई है, तो फंडिंग की एंट्री वो यहाँ से वहां भी पोस्ट कर सकते हैं अगर एक ही सीबीएस है तो, या तो फिर आप यहाँ पर फंडिंग की एंट्री अलग से कर लो और उधर सीबीएस में एंट्री छोड़ दो, जैसे कि यहाँ की हुई है ये यहाँ पर। तो एंट्री सीबीएस में चले जाएगी और यहाँ पर ये दिखेगी कितना फंडिंग किया है। उसके बाद में ये एक्वायरर रिवर्सल जो किया है वो अमाउंट, और जो कुछ बाकी बचा हुआ था टीडीएस जीएसटी प्रोसेसिंग और डिस्प्यूट का, उसको मिला करके ये यहाँ पर आपको एटीएम का सीबीएस के साथ में इंटीग्रेशन करने के बाद में सेटलमेंट अकाउंट कैसे टैली हो रहा है वो दिख रहा है। अगर मैं आपको यही आईएमपीएस में दिखाऊं तो ये आईएमपीएस में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये टैली दिख रहा है, देखिए दोनों फिगर, ये भी और ये भी। और डेटा जो है पूरा ऑटोमेटिकली सिस्टम से इसी तरह से लाया गया है। 143 रुपए 40 पैसे
और 288 रुपए की ये जो मैन्युअल एंट्री छोड़ी हुई थी वो उसने यहाँ पर कैप्चर कर ली। ये यहाँ दिखाई देंगी नहीं क्योंकि 2 तारीख को ये सेटल हो चुकी है। और यहाँ पे एनपीसीआई टाइम आउट्स में जो हम लोगों ने टाइम आउट की फाइल लोड की थी, जो कि 1 तारीख को आउटस्टैंडिंग था, तो वहां 100 रुपए दिखा रहा है। यही अगर आप 2 तारीख को देखते हैं तो 2 तारीख में जितने टाइम आउट्स थे वो यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि अकाउंट को क्रेडिट होने वाले थे, क्योंकि बेनिफिशियरी जो बैंक हमारी है तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होने वाले थे। इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को कुछ पूछना है यहां तक? You can continue, sir. ठीक है, तो मैंने वो लॉक कर दिया था, बाद में सेटलमेंट किया तो 40 रुपए का डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप 1 तारीख का देखेंगे तो 1 तारीख में मैं अगर देखता हूं तो मेरा 1 तारीख का पूरा टैली है। तो इस तरह से हम लोगों की ये जो लास्ट स्टेप है, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट एंड वेरी मच रिक्वायर्ड स्टेप, क्योंकि अभी तक जितने भी रिकंसिलेशन जहां पर भी होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है कि एनपीसीआई की आई हुई फाइल से हम रिकंसिलेशन तो कर लेते हैं, पर सेटलमेंट फाइल में जो चीजें दी गई है, जितने एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, चाहे वो फीस रहे, चाहे वो जीएसटी रहे, चाहे वो एडजस्टमेंट की क्रेडिट डेबिट एंट्रीज रहे, उसके बाद में जो कुछ भी फाइनल अमाउंट बनता है वो, और हमारा जो अमाउंट बना वो मैच नहीं होता है सीबीएस के साथ में। क्योंकि जब हम स्टेटमेंट के साथ में जाते हैं तो स्टेटमेंट में अमाउंट कुछ अलग रहती है, जैसे कि अभी आप यहाँ देख पाएंगे, ये स्टेटमेंट में अमाउंट कुछ और रहती है और हमारा सीबीएस के जो स्टेटमेंट में अमाउंट है वो कुछ और रहती है। तो ये अमाउंट को मैच करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल है जिसको परफॉर्म करना जरूरी है, तभी पता चलता है कि ये जो फिगर है और वो फिगर जो है वो मैच हो रहा है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है, क्योंकि पहले हमको यही सबसे पहले पता करना जरूरी है कि क्या मेरा रिकंसिलेशन सक्सेसफुल हुआ, क्या मेरे रिकंसिलेशन के बाद में जो चार्जेस और जीएसटी प्लस माइनस करने के बाद में मेरी अमाउंट जो बन रही है वो अमाउंट एनपीसीआई ने जो सेटलमेंट फाइल दी है उसके साथ में मैच हो रही है। क्योंकि ये जो कुछ भी अमाउंट बन रही है, यानी यहाँ जो दिख रहा है इसका पोस्टिंग भी हमने यहाँ पर दिया है, यानी ये जो कुछ भी दिख रहा है आपको, एक्वायरर क्रेडिट, फीस डेबिट जीएसटी क्रेडिट, इसका एक मैपिंग है ये पूरा। और ये मैपिंग के हिसाब से ऑटोमेटिकली सीबीएस में वाउचर्स अपने आप पोस्ट हो जाते हैं। मतलब हमको कुछ भी मैन्युअली पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो कुछ भी फीस क्रेडिट, फीस डेबिट, उसके बाद में जीएसटी क्रेडिट, जीएसटी डेबिट, ये जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है ये सब कुछ पोस्ट करने के लिए हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसके वाउचर हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। सीबीएस में जो एंट्रीज गई है उसका आप कैश बुक भी देख सकते हैं। जैसे मेरे पास में अगर आपको रिपोर्ट्स में दिखाऊं तो ये मेरी कैश बुक समरी है। ऑटोमेटिकली जो वाउचर पोस्ट हुए उसकी यहाँ पर कैश बुक समरी भी दिखती है कि कैश इन एटीएम को कितना क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ, सेविंग डिपॉजिट को कितना क्रेडिट डेबिट हुआ, ब्रांच एडजस्टमेंट में कितना गया, और मेरी ब्रांच 1 जो है वो टैली है, 55,000 दोनों तरफ है। इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस उस दिन का, यानी 1 से 10 तारीख तक का, ये 1085480 और 1085480 इस तरह से ये पूरा मैच होके दिखता है। आपको आरआरएन वाइज देखना है, जो भी हमने डिस्प्यूट या सेटलमेंट वाउचर पोस्ट किए हैं तो आपको इसके साथ में ये यहाँ पर ये भी दिखाई देता है। ये कैश बुक डिटेल्स में आपको आरआरएन वाइज भी मिल जाता है, यानी हर आरआरएन के हिसाब से क्या डेबिट क्रेडिट हुआ और कितनी अमाउंट बनी, तो ये भी आपको यहाँ मिल जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग जो है फाइनली ये सेटलमेंट अमाउंट तक जो है पूरा प्रोसेस करके रिकंसिलेशन मैच करते हैं। इसमें अगर आपको किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। If you have any questions, you can ask directly. यस, बिल्कुल पूछिए, क्योंकि डिफिकल्टी सभी बैंकों को रहती है और है बेसिकली। जब हम जैसे देख रहे हैं बहुत सारा मैनुअल वर्क है, जैसे मैं अभी अगर आपको दिखाऊं तो देखिए हमारी एग्जिस्टिंग बैंक भी शुरुआत में कुछ ये मैनुअल प्रोसेस कर, एक्सेल शीट्स,
इसमें भी एक एक्सेल शीट नहीं है, कमीशन का चार्ट अलग से बनाया, वाउचर का अलग से बनाया, एक्वायरर एनपीसीआई का अलग से बनाया, इश्यूअर का अलग से बनाया, कमीशन का अलग से बनाया, एटीएम टैली करने के लिए कुछ अलग किया, आरजीसीएस का कैलकुलेशन अलग से किया। ये बहुत सारी शीट हम मैन्युअली मेंटेन करते हैं। अगर ये सारी चीजें यही मिल जाती है हमको, मतलब जो कुछ भी हम मैन्युअल वर्क कर रहे हैं वो हमारा बहुत सारा काम इसमें बच जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी मिल रहा है हमको एनपीसीआई से सारी ही चीजें मिल रही है। सिर्फ यहाँ पर गैप क्या है कि एनपीसीआई ने हमको क्या दिया और हमने हमारे सीबीएस में इसमें से क्या पोस्ट किया है, क्योंकि स्विच के थ्रू जब हमारे सीबीएस में जो एंट्रीज आती है वो रियल टाइम में जो एंट्रीज आती है उसके अलावा भी बहुत सारी एंट्रीज जो है, जैसे सेटलमेंट फाइल आपने देखी है, आपको पता है सेटलमेंट फाइल में बहुत सारे चार्जेस या फीस और जीएसटी लग करके आता है, वो हम सब उसके मैन्युअली वाउचर छोड़ते हैं, जो हमारा काम यहाँ से पूरा कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ को एक सिंगल सिनेरियो में सारी चीजें यही की यही दिखेगी, जिसके बाद में आपका जो काम है मैन्युअल एक्सेल से बनाने का वो पूरा कम हो जाएगा। मतलब आपको कुछ भी मैन्युअली प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। और हम इंटीग्रेशन भी इस हिसाब से कर सकते हैं कि जैसे अगर आपका सीबीएस वेंडर कोई और है, हमारा अगर आप रिकंसिलेशन लेते हैं तो वो आपको सीएसवी फाइल या वो जैसे सैलरी पोस्ट होती है जनरली बहुत सारे नेशनलाइज बैंक्स में, जैसे मंथली सैलरी का चेक जाता है तो ये 50 अकाउंट में क्रेडिट कर दो होता है, तो उस हिसाब से वाउचर पोस्ट होते हैं एक्सेल को लेकर के। तो हम यहाँ पे भी आपको ये दे सकते हैं कि जो कुछ भी, मतलब जैसे अभी हम इसकी बात करें एक्वायरर की यहाँ पर, या हम ये बात करें एटीएम की, इसमें बहुत सारे हैं चीजें हैं। एक्वायरर की फीस अलग है, इश्योर की फीस अलग है, एक्वायरर की फीस डेबिट अलग है, क्रेडिट अलग है, जीएसटी अलग अलग है। तो ये सारे वाउचर्स जो मैन्युअली हम पुश करेंगे सीबीएस में, तो हम इसका एक्सेल बना करके डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि वो मैन्युअल वर्क जो है वो हमारा बच जाए। हाँ, ये यहाँ पर आपको एक्सेल मिल जाती है सीधा सीधा, तो एक्सेल पर से आप डायरेक्टली जो भी वाउचर्स है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो मैन्युअली हमको कुछ भी उसमें फिर करना नहीं पड़ेगा और हमारा बहुत सारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो सिर्फ सवाल ये है कि हम लोग जितना फ्लेक्सिबली इसको यूज करना चाहते हैं, या जो हमारे प्रैक्टिकल इश्यूज है बेसिकली उनको कैसे रिजॉल्व करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम इसको कितना यूज कर पाएंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि आपको अगर जो भी क्वेरीज है आप पूछिए। Please हेलो सर। unmute yourself बोलिए and ask question. बोलिए बोलिए। हेलो हाँ हेलो। बोलिए ना, बोलिए, सुन हाँ रहा सर, हूँ। मैं क्या बोल रहा था, जैसे हमारा एक ही स्पॉन्सर बैंक अकाउंट है और उसमें चार पांच ही प्रोडक्ट हैं हमारे, जैसे जी यूपीआई, एटीएम, आईएमपीएस जी। और ये जो है कॉम वगैरह नहीं क्या, तो हाँ ये हाँ। सभी अकाउंट है। तो जैसे यहाँ पे अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है मॉड्यूल में, हम्म जैसे आईएमपीएस दिख रहा है, हम्म। तो अपन जो इसका टैली करते हैं सीबीएस के साथ हाँ रिकंसिलिएशन, हाँ तो हाँ। ये एक ही यानी पूरा ऑल दिखाएगा मॉड्यूल में, या एक एक सिंगल सिंगल नहीं सिलेक्ट देखिए, करके वो टैली दो करना चीज, पड़ेगा? नहीं कैसे, अभी अगर आपका स्पॉन्सर बैंक एक है, मतलब आपके एक ही स्टेटमेंट में वो यूपीआई नहीं, एक ही एनपीएस। अकाउंट में पूरे प्रोडक्ट है एनपीसीआई हाँ की, नहीं क्या? हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका मतलब स्पॉन्सर बैंक में एटीएम आईएमपीएस यूपीआई का एक ही इसमें जाता है सब कुछ, हाँ, एक ही बराबर है। अकाउंट में। हाँ, हाँ, यानी जो आपको स्टेटमेंट मिलता है वो कंबाइंड स्टेटमेंट रहता कंबाइन है से मिलते हैं, बराबर। बराबर है। जैसे अभी ये जो स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है इसमें आपका यूपीआई भी है, आईएमपीएस भी है और एटीएम भी है, तीनों है, बराबर है। तो करेक्ट। हमको क्या करना पड़ेगा फिर, अब देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये कंबाइन किया हुआ है। तो सबसे हाँ इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आप ये पता कर पाते हैं, मतलब आप तो पता कर ही पाते हैं कि भाई मेरा यानी स्पॉन्सर बैंक ने मुझे कितना क्रेडिट दिया है, बराबर है, ये साइकिल के हिसाब से, बराबर। बराबर है ना। तो हाँ साइकिल के हाँ। हिसाब से मुझे दिखाई देता है यहाँ पे। हम ये भी कर सकते हैं कि साइकिल के हिसाब से बराबर है, लेकिन फिर अभी ये जो चार्जेस है उन्होंने क्या हम्म किया है, चार्जेस एटीएम के लिए अलग लगाए हैं और आईएमपीएस हम्म, के लिए अलग लगाए और यूपीआई के लिए अलग लगाए हैं। तो क्या हम्म। इसमें मेंशन होता है कि हम पता कर पाए कि किसके चार्जेस है करके ये? सही होते हैं। अगर पता करता कर पाते तो ठीक है, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले इंडिविजुअली टैली कर लो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिकंसिलेशन मैच होना। क्योंकि देखिए सेटलमेंट अकाउंट भले ही एक ही होगा आपका, लेकिन एनपीसीआई के लिए आईएमपीएस, एटीएम और यूपीआई तो तीनों अलग चीजें हैं,
हाँ। मतलब आपने ये जो साइकिल है, मतलब ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नीचे वाली ग्रिड, ये मतलब क्या है, आईएमपीएस है या एटीएम है ना, या हम्म। फिर यूपीआई है। मुझे अगर एक बार पता चल गया कि ये पूरा मेरा टैली है, मतलब बचा क्या, सिर्फ चार्जेस वाला पोर्शन, हम्म। बराबर है। जैसे अभी फिर इसमें ये भी, अभी आप ये ईकॉम पॉज में भी ले लो। अब ईकॉम पॉज में सबसे ज्यादा झंझट वाला काम है, क्योंकि वो बाद में क्रेडिट होता है या डेबिट होता है या रिवर्सल होता है ना पॉज में नॉर्मली, क्योंकि वो रियल टाइम में वो तभी के तभी क्रेडिट या डेबिट नहीं करते वो लोग, बराबर है। हमारे यहाँ डेबिट हो गया, पर हमको जो सेटलमेंट फाइल में मिला वो नेक्स्ट डे में मिला, बराबर है। जैसे अभी ये लोग करते हैं, क्या करते हैं कि अगर सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो 3 दिन 4 दिन 10 दिन राह देखते और बाद में रिवर्सल लेते हैं, ऐसा कुछ तो है इनका, बराबर है। तो बराबर। यहाँ आप क्या कर पाएंगे, पहली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि हमारा पहले रिकंसिलेशन मैच हो जाए। ये होने के बाद में हम जो बात कर रहे थे अभी, ये कैसे मैच करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस तो एक ही आया मेरा, है ना। हाँ। तो यहाँ हमको दिखाते वक्त फिर, जैसे अभी हमने सिर्फ एटीएम का दिखाया ना, तो हमको एटीएम, आईएमपीएस और यूपीआई की साइकिल्स तीनों कंबाइन करके दिखानी पड़ेगी, हम्म। समझ रहे हैं आप। हाँ। हाँ, यानी यहाँ पर जैसे सिर्फ एनपीसीआई की साइकिल ये जो आई है ना, तो 4 साइकिल हमारी एटीएम की रहेगी, और हम्म। आईएमपीएस और यूपीआई की 10-10 साइकिल रह के ये ऐसी ग्रिड बनेगी। और फिर जो हम्म। भी उन्होंने चार्जेस दिए उन्होंने, तो फिर आप क्या करोगे, एनपीसीआई ने अगर एटीएम के लिए चार्जेस दिए तो भी वही अकाउंट में जाएंगे, यूपीआई के लिए दिए तो भी वही सेटलमेंट अकाउंट में जाएंगे, जो भी दिया है वो वही अकाउंट में ये जाएगा, हम्म। बराबर है। तो जब आप डेबिट क्रेडिट उसी अकाउंट में करोगे, आपको नरेशन में मेंटेन करना है सिर्फ कि भाई ये यूपीआई के चार्जेस थे या यूपीआई का रिवर्सल था और ये एटीएम का था। उसके बाद हम यहाँ कर सकते हैं, जो हम डेटा एंट्री का स्क्रीन दिए हैं यहाँ पे, हाँ। यहाँ तो हमने सेग्रीगेट किए ही है कि ये चार्जेस एटीएम के हैं, यूपीआई के हैं, या किसके हैं, आईएमपीएस के हैं, है ना। तो हम्म। इसका आपको जैसे ये स्टेटमेंट अलग से मिलते ही रहेगा यहाँ पर, जैसे अभी ये मैंने स्टेटमेंट बनाया है, तो इस पर से आप वर्किंग कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है वो, जहां तक मुझे लगता है। जैसे मैंने अगर तीनों में अलग अलग दिखाया है ना, तो हम कंबाइन करके भी ये एब्स्ट्रैक्ट बना करके ये फिगर और एनपीसीआई का फिगर मैच कर सकते हैं, मतलब सेटलमेंट अकाउंट का फिगर ये, और एनपीसीआई के साथ, मतलब हमारे सीबीएस के साथ में मैच कर सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है। वो सिर्फ अलग अलग इसीलिए अकाउंट खोले गए हैं ताकि मतलब रिकंसिलेशन करने में भी आसानी जाए, और फंडिंग भी अलग अलग हो, है ना। क्योंकि किसी बैंक के एक्वायरर के ट्रांजेक्शन ज्यादा रहते हैं, किसी के इश्यूअर के रहते हैं, किसी के यूपीआई कम रहता है, एमपीएस ज्यादा रहता है। उस हिसाब से उन्होंने वो फंडिंग के हिसाब से अलग अलग अकाउंट खोले हैं, या उस वक्त क्या अरेंजमेंट थी किसके साथ वो ऑलरेडी स्पॉन्सर कर रहे थे, तो उन्होंने चेंज नहीं किए और फिर दूसरे मॉडल के लिए दूसरे जगह गए, ऐसे भी है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं हम लोग ये भी। और कोई क्वेश्चंस। किसी को और कोई पूछना है, जो अभी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि हमको और कुछ इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है। आप खुल के बोलेंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा, क्योंकि सबको सब पता होना चाहिए, चलना चाहिए। ठीक है, तो कंक्लूड करें, अगर क्वेरीज नहीं है तो। सर वो हाँ स्पॉन्सर बैंक की स्टेटमेंट में, हाँ, स्पॉन्सर स्पॉन्सर बैंक के। बैंक की स्टेटमेंट जैसे वो चार्जेस माइनस प्लस करके वो फाइनल फिगर निकालते हैं, हाँ तो हाँ, उसका कोई बराबर। ऐसे जैसे आपने वो आईडीबीआई का स्टेटमेंट अभी दिखाए थे ना हमको, हाँ हाँ तो हाँ उसमें हाँ। वो अलग से चार्जेस करके दिख रहा था, तो वैसे चार्जेस नहीं रहते हैं सर उसमें, वो उसमें पूरा कंबाइन रहता है, यानी हाँ वो तो माइनस प्लस करके वो चार्जेस का पूरा अमाउंट जो नहीं, रहता है आउटस्टैंडिंग वो निकलता है। बराबर है, बराबर है। मेरा क्या कहना है कि देखिए, ये जो भी इन्होंने प्लस माइनस करके चार्जेस डेबिट क्रेडिट किए, वो सेटलमेंट फाइल के हिसाब से तो मैच होंगे ना। हाँ वो तो होंगे। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में सेटलमेंट फाइल में ऑलरेडी सेग्रीगेशन है, क्योंकि जैसे अभी मैं अगर आपको सेटलमेंट फाइल दिखाऊं, एक सेकेंड देखिए, मेरे पास में जो सेटलमेंट फाइल आ गई ना, वो लोड हुई है, वो यहाँ पे दिखाई देती है। जैसे मैं अभी
ये एटीएम का 1 तारीख की साइकिल अगर लोड करता हूं, ये यहाँ पर तो देखिए मेरे पास में एक्वायरर की फीस, ये मुझे एक्वायरर के यहाँ सारे फीस दिखाई देती है, मुझे इश्यूअर की फीस, मुझे यहाँ इश्यूअर की फीस दिखाई देती है, जीएसटी, एक्वायरर पे लगा हुआ जीएसटी, तो इससे तो मुझे पता चल ही जाता है कि ये जब मैं प्लस माइनस करूंगा, बराबर है, तो ये फिगर वो जो सेटल उन्होंने जो स्पॉन्सर बैंक ने जो स्टेटमेंट भेजा, क्या उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? हाँ समझ गया सर। तो हम इस तरह से उसको मैच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं लगता मुझे ज्यादा उसमें कुछ। ओके, अच्छा है सर, बिल्कुल एक नंबर। और कुछ पूछना है किसी को, आप बिंदास पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। You can ask question in chat also. You can type question in chat. Sir, we can conclude if anyone. Okay. ठीक है ना, don't- आप उनसे बात कर लीजिए सबसे, उनको बोलिए अगर आपको इंडिविजुअली भी डेमो चाहिए या और एग्जॉस्टिवली डिस्कस करना है तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया उसके लिए, ठीक है। Thank you, Sanjay sir, for such an insightful and informative session. I would also like to thank all the participants for joining us today. For any further information or personalized product demos, please contact us at the details shown on screen. Once again, thank you for your participation. Have a great day ahead.